जय हिंद दोस्तों। स्टडी टेक में आपका स्वागत है। हाँ, स्वागत है आप सभी का इस नए डीप डाइव में। बिल्कुल। अलंकार मतलब जो भी श्रोता यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए आज की ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। एकदम सही कहा। असल में होता क्या है कि मेडिकल साइंस में चीजें बहुत साफ होती हैं। जैसे अगर किसी की हड्डी टूटी है तो एक्सरे मशीन एकदम साफ बता देगी। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, कोई बीच का रास्ता नहीं होता वहां। लेकिन जब हम भाषा या व्याकरण की दुनिया में आते हैं तो ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला लॉजिक काम करना बंद कर देता है। और इंसान का दिमाग तो चीजों को साफ साफ देखने का आदी होता है ना। हाँ। उसे लगता है कि चीजों को अलग अलग खांचों में बांट दें तो सब कंट्रोल में है। लेकिन साहित्य में, खासकर कविता में, चीजें वैसी होती नहीं है जैसी दिखती हैं। बिल्कुल। शब्दों का वो जो परिदृश्य है वो धुंधला होने लगता है। इसे हम भाषा का भ्रमजाल कह सकते हैं। कवि सीधे सीधे बात नहीं कहता, वो अर्थ को परतों के नीचे छिपा देता है। और इसीलिए आज का हमारा जो मिशन है वो है इस अलंकार नाम के ताले को डिकोड करना। इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी अलंकार मास्टर क्लास और द मास्टर की टू हिंदी अलंकार पैटर्न्स के नोट्स। और इन नोट्स की सबसे खास बात ये है कि ये हमें बताते हैं कि अलंकार कोई रटने वाली चीज नहीं है। हाँ, अक्सर लोगों को लगता है कि बाप रे अब भारी भरकम प्राचीन कविताएं रटनी पड़ेंगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। परीक्षा में बोर्ड्स ये नहीं देखना चाहते कि आप कितने बड़े साहित्यकार हैं। सफलता का रहस्य पूरी कविता का अर्थ निकालना है ही नहीं। तो फिर असल रहस्य क्या है? रहस्य है वो कीवर्ड्स, वो छिपे हुए पैटर्न्स जो कवि ने जानबूझकर वहां छोड़े हैं। हमें बस उन्हें पहचानना है। अच्छा, तो इसे एक तरह से कविता के मैट्रिक्स को हैक करना कह सकते हैं ना? एकदम सही शब्द है, हैक करना। और इस मैट्रिक्स को हैक करने की शुरुआत हम करेंगे सतह से, मतलब उस हिस्से से जिसे नोट्स में शब्दालंकार कहा गया है, यानी वर्ड मैजिक। वर्ड मैजिक, वो नाम से दिलचस्प लग रहा है। तो ये जो शब्दालंकार है इसमें अनुप्रास से लेकर श्लेष तक काफी चीजें आती हैं। हाँ, देखिए, शब्दालंकार मुख्य रूप से अक्षरों और शब्दों की जो भौतिक बनावट है ना, उसका चमत्कार है। अगर आप कविता से वो खास शब्द हटाकर उनका कोई साधारण पर्यायवाची रख देंगे तो वो जादू खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सुंदरता गहरे अर्थ में नहीं, बल्कि ध्वनियों के टकराने में है। तो इसे अनुप्रास अलंकार से समझना शुरू करते हैं। नोट्स में ये बहुत साफ लिखा है कि यहाँ पूरा शब्द रिपीट नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक अक्षर या वर्ण बार बार आता है। सही कहा। जैसे वो बहुत मशहूर पंक्ति है ना, चारु चंद्र की चंचल किरणें। अरे हाँ, इसमें च अक्षर बार बार आ रहा है। चारु चंद्र चंचल। और एक और उदाहरण है, तरिणी तनुजा तट तमाल। यहाँ त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मतलब एक ही अक्षर की रेलगाड़ी चल रही है। हाँ, और इसके पीछे एक विज्ञान भी है। जब एक ही अक्षर बार बार आता है तो एक तरह की ध्वन्यात्मक लय पैदा होती है। हमारा जो उच्चारण तंत्र है उसे एक खास तरह की कसरत करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ, और इससे दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव होता है जो म्यूजिक और रिदम को प्रोसेस करता है। इसीलिए ये हमें जल्दी याद भी हो जाते हैं। तो मतलब परीक्षा में अगर कोई उम्मीदवार देखे कि एक ही लेटर किसी इंजन की तरह बार बार आगे आ रहा है, तो बस बिना कुछ सोचे अनुप्रास पर टिक लगा देना है। बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। लेकिन क्या? लेकिन बात जब अक्षरों से बढ़कर पूरे के पूरे शब्दों के दोहराव पर आती है, तब एंट्री होती है यमक अलंकार की। अच्छा, तो अनुप्रास में अक्षर रिपीट हो रहा था और यमक में पूरा शब्द रिपीट होगा। हाँ, पूरा शब्द जोड़े में आएगा। लेकिन यहाँ चमत्कार ये है कि हर बार उसका अर्थ बिल्कुल अलग होगा। हाँ, थोड़ा रुकिए। अगर एक ही शब्द बार बार आ रहा है तो ये तो सिर्फ पुनरावृत्ति हुई ना। इसमें चमत्कार कैसा? मतलब क्या ये पढ़ने वाले को कंफ्यूज नहीं करेगा? यही तो यमक की असली ताकत है। दिखने में दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन उनका काम अलग है। इसे आप जुड़वा भाइयों की तरह समझिए। जुड़वा भाई? हाँ, शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन एक पेशे से डॉक्टर है और दूसरा पुलिस वाला। मास्टर क्लास में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। सजना है मुझे सजना के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब यहाँ सजना शब्द 2 बार आया है। हाँ, और स्पेलिंग भी सेम है। लेकिन पहले सजना का मतलब हुआ तैयार होना या मेकअप करना, और दूसरे सजना का मतलब हुआ पति या साजन। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और एक और ऐतिहासिक उदाहरण है जो सदियों से एग्जाम्स में आ रहा है। कनक कनक ते सौगुनी।
हाँ, ये तो स्कूल में भी बहुत पढ़ा है। पहला कनक मतलब सोना और दूसरा कनक मतलब धतूरा, जो कि एक जहरीला पौधा होता है। हाँ, दोनों शब्द देखने में सेम है, लेकिन उनका प्रभाव एकदम उल्टा है। एक को पाने से इंसान पागल हो जाता है और दूसरे को खाने से। मतलब यमक में ये जोड़े वाला पैटर्न ही मास्टर की है। एकदम। दिमाग को जो वो 1 सेकंड का पॉज लगता है ना, ये समझने में कि अरे, इसका मतलब तो कुछ और है, वही इस अलंकार की जीत है। तो अनुप्रास में अक्षर की रेलगाड़ी है, यमक में जुड़वां शब्द हैं। ये तो एकदम क्लियर हो गया। लेकिन ये जो तीसरा प्रकार है, श्लेष अलंकार, नोट्स में इसे चिपका हुआ कहा गया है। क्या ये यमक का ही कोई एडवांस्ड वर्जन है? श्लेष यमक से काफी अलग है और थोड़ा ज्यादा जटिल भी है। यमक में तो शब्द कम से कम 2 बार आता है ना? लेकिन श्लेष में शब्द पूरी लाइन में सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। सिर्फ एक बार? फिर चमत्कार कैसे होगा? चमत्कार ये है कि उस एक अकेले शब्द में कई सारे अर्थ एक साथ चिपके होंगे। मतलब एक ही शब्द अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब निकालेगा। अच्छा, तो इससे थोड़ा खोल कर समझते हैं। ये तो वैसा हो गया जैसे किसी एक ही चाबी से 3 अलग अलग ताले खुल जाएं। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। नोट्स का वो प्रसिद्ध उदाहरण देखिए, सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुब्रन शब्द एक ही बार इस्तेमाल हुआ है। हाँ, लेकिन 3 अलग अलग लोग इसे अपने अपने नजरिए से खोज रहे हैं। मतलब कवि के लिए सुब्रन कुछ और है और चोर के लिए कुछ और। बिल्कुल। कवि के नजरिए से सुब्रन का मतलब है सुंदर अक्षर या अच्छे शब्द। एक बुरे चरित्र वाले व्यक्ति यानी व्यभिचारी के लिए इसका अर्थ है सुंदर रूप या रंग, और एक चोर के लिए इसका मतलब होगा स्वर्ण यानी सोना। बिल्कुल। यहाँ कवि ने एक ही तीर से 3 निशाने साधे हैं। ये भाषा की बहुत ही हैरान करने वाली अर्थव्यवस्था है। कमाल है। तो शब्दालंकार से सतह का खेल तो समझ आ गया, लेकिन जब हम ध्वनियों से आगे बढ़कर अर्थ की गहराई में उतरते हैं, तब हम अर्थालंकार के क्षेत्र में आते हैं। और नोट्स के मुताबिक एग्जाम बोर्ड्स के सबसे फेवरेट और कंफ्यूजिंग सवाल यहीं से बनते हैं। हाँ, और अर्थालंकार में अक्सर छात्र एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक कर बैठते हैं। वो क्या? परीक्षा हॉल में लोग दी गई पूरी कविता का सटीक हिंदी अनुवाद करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक एक लाइन का अर्थ समझे बिना अलंकार पहचाना ही नहीं जा सकता। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना समय तो होता ही नहीं है ना। एक सवाल पर मुश्किल से कुछ सेकंड मिलते हैं। तो क्या सही उत्तर के लिए पूरी कविता का अर्थ निकालना सच में जरूरी है? बिल्कुल नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ। अर्थालंकार की सबसे धांसू ट्रिक है सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स खोजना। मतलब पूरी लाइन पढ़ने की जगह सिर्फ उन खास शब्दों को ढूंढो। हाँ, यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये कीवर्ड्स सीधे अलंकार का पता देते हैं। समय बचाने का इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं है। तो चलिए इस तकनीक का पहला हिस्सा देखते हैं, उपमा अलंकार। नाम से ही लग रहा है कि इसमें तुलना होती है। एकदम सही। उपमा का मतलब है 2 अलग अलग चीजों के बीच स्पष्ट तुलना करना, और इसकी अचूक ट्रिक है इसके 7 कीवर्ड्स। और वो कीवर्ड्स कौन से हैं? सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश और समान। अगर परीक्षा में दी गई पंक्ति में इनमें से कोई भी एक शब्द दिख जाए तो बस उपमा अलंकार तय है, कोई और गणित लगाना ही नहीं है। अच्छा, जैसे वो उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला। हाँ, अब मान लीजिए किसी छात्र को पीपर पात का मतलब नहीं पता, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां सरिस शब्द बैठा है। बिल्कुल। सरिस देखते ये स्पष्ट हो जाता है कि मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते के समान की जा रही है। ये तो बहुत ही सॉलिड ट्रिक है। और मनोविज्ञान की नजर से देखें ना, तो उपमा अलंकार इंसानी दिमाग के लिए बहुत जरूरी टूल है। जब कोई बहुत अमूर्त या अनदेखी चीज समझानी हो तो उसे किसी जानी पहचानी चीज से जोड़ना पड़ता है। हाँ, जैसे एक तुलनात्मक पुल बनाना। सही कहा। जैसे मुख बाल रवि सम लाल होकर, यहाँ सम शब्द भी वही पुल का काम कर रहा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन सोचिए, अगर ये तुलना वाला पुल हटा दिया जाए तो क्या होगा? मेरा मतलब है, रूपक अलंकार में तो इस तरह के कीवर्ड्स होते ही नहीं हैं। अगर उपमा कहता है कि कोई किसी के जैसा है, तो रूपक क्या करता है? रूपक उस बीच की दीवार या पुल को पूरी तरह से गिरा देता है। इसमें 2 चीजों को, मतलब उपमेय और उपमान को एकदम एक ही मान लिया जाता है। कोई भेद या फासला नहीं? कोई फासला नहीं। तो इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। उपमा का मतलब हुआ किसी से कहना तुम शेर जैसे लड़ते हो। यहाँ जैसे लगाकर तुलना हुई। हाँ। और रूपक का मतलब है सीधे कह देना तुम तो शेर हो,
बिना किसी जैसे, सा या सी के, मतलब तुलना नहीं की, बल्कि सीधी वही पहचान दे दी। बिल्कुल सटीक। और परीक्षा के लिए रूपक की सबसे कारगर ट्रिक ये है कि इसमें अक्सर दो शब्दों के बीच एक योजक चिन्ह, मतलब वो हाइफन लगा होता है। ओके, हाइफन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस हाइफन के ठीक बाद सा, सी, से जैसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इस पंक्ति में चंद्र और खिलौना के बीच हाइफन है। हाँ, और यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि चांद जैसा खिलौना चाहिए। यहाँ चांद को ही खिलौने का रूप दे दिया गया है। समझ गया। और वो चरण कमल बंदो हरि राय, इसमें भी भगवान के चरणों को सीधा कमली कह दिया गया। बिल्कुल। तो निष्कर्ष ये है कि जहाँ तुलना का शब्द मौजूद हो वो उपमा है, और जहाँ सीधा रूप दे दिया जाए बिना किसी सा सी के वो रूपक है। उपमा और रूपक का ये ढांचा तो एकदम क्लियर हो गया। लेकिन साहित्य में कई बार यथार्थ या असलियत से काम नहीं चलता है ना। जब कहीं अपनी कल्पना की लंबी उड़ानें भरता है या बातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताता है कि आम इंसान बस सिर ही खुजाता रह जाए। हाँ, और ऐसे समय में उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार की एंट्री होती है। तो उत्प्रेक्षा क्या है? उत्प्रेक्षा असल में संभावना या कल्पना की दुनिया है। यहाँ कवि एक वैकल्पिक यथार्थ, एक ऑल्टरनेट रियलिटी रचता है और कहता है, मान लो कि ऐसा हो रहा है। अच्छा, तभी इसके कीवर्ड्स ऐसे हैं, नोट्स में दिए हैं। मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों। हाँ, इन शब्दों को एकदम रट लेना चाहिए। जहाँ भी पंक्ति में कुछ मानने का आग्रह किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट, मनहु नीलमणि सैल पर। बिल्कुल। अब इस पूरे ब्रजभाषा के दोहे का अर्थ भले ही किसी को ना पता हो, लेकिन पंक्ति में मनहु शब्द देखते ही उत्प्रेक्षा की पहचान हो जाती है। कवि चाहता है कि पढ़ने वाले का दिमाग खुद एक काल्पनिक दृश्य बनाए। ये तो फिर भी कल्पना की बात करता है, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार ये तो सीधे तौर पर लॉजिक की धज्जियां उड़ा देता है। एकदम। नोट्स के अनुसार जहां बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर फेंकी जाए कि वो असंभव ही लगने लगे, वहां अतिशयोक्ति होती है। लेकिन ऐसा किया क्यों जाता है? क्या ये सिर्फ झूठ बोलना नहीं हुआ? नहीं, इसे झूठ नहीं कह सकते। असल में जब किसी की वीरता या किसी बहुत बड़ी घटना का वर्णन करना होता है तो सामान्य शब्द कम पड़ जाते हैं। पढ़ने वाले के दिमाग में एक न भूलने वाला चित्र बनाने के लिए यथार्थ की सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। तो इस सबका असल मतलब क्या है? इसे अगर आज के समय से जोड़ें तो अतिशयोक्ति अलंकार उन दोस्तों की तरह है जो अपने वीकेंड ट्रिप की कहानियां सुनाते हुए राई का पहाड़ बना देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब गए होते हैं पास की किसी छोटी सी पहाड़ी पर, लेकिन कहानी ऐसी सुनाते हैं जैसे बिना ऑक्सीजन के सीधे माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया हो। हाँ हाँ। हर छोटी बात को एकदम हवा में उछाला जाता है। एकदम सही। और नोट्स में जो इसका शास्त्रीय उदाहरण है वो भी ऐसा ही है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लगी ही नहीं है और आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर खाक हो गई और सारे राक्षस भाग भी गए। हाँ, तर्क तो यहाँ पूरी तरह हार मान लेता है। कार्य शुरू होने से पहले ही उसका रिजल्ट आ गया। तो जब भी एग्जाम में ऐसी लाइन दिखे जहाँ बातें लॉजिक के खिलाफ हों तो वो अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ तक तो सारी ट्रिक्स एकदम सॉलिड लग रही थी, लेकिन अब नोट्स के उस हिस्से पर आते हैं जिसे सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहा गया है। ये वो हिस्सा है जहाँ इंसान सच में धोखा खा जाता है। आप भ्रांतिमान और संदेह अलंकार की बात कर रहे हैं ना? हाँ, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा नंबर इसी हिस्से में कटते हैं। मतलब दोनों में ही इंसान कंफ्यूज है, तो फिर इनमें फर्क क्या है? अगर हम इससे थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। असली फर्क है एक्शन और पैरालिसिस का। एक्शन और पैरालिसिस थोड़ा समझाकर बताएं। देखिए, भ्रांतिमान या इल्यूजन में भ्रम इतना पक्का हो चुका होता है कि इंसान एक चीज को दूसरी चीज पूरी तरह मान लेता है, और सबसे बड़ी बात, वो उस गलतफहमी के आधार पर कोई कदम उठा लेता है, यानी एक्शन हो चुका होता है। इसके ट्रिक शब्द भी होंगे कुछ? हाँ, जानी मानी, समझकर भ्रम। जैसे उदाहरण है, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। अच्छा। यहाँ हंसिनी ने घास पर पड़ी पानी की ओस को देखा और उसे लगा कि ये चमकते हुए मोती हैं। और उसने सिर्फ सोचा नहीं, उसने सच में उन ओस की बूंदों को चुगना शुरू कर दिया। मतलब भ्रम पक्का हुआ और एक्शन ले लिया गया। समझ गया। लेकिन संदेह अलंकार में क्या होता है? संदेह में कहानी उल्टी है।
यहाँ अंत तक शंका बनी रहती है कि आखिर ये चीज है क्या। इंसान तय ही नहीं कर पाता, वो पैरालिसिस की स्थिति में रहता है, दिमाग हैंग हो जाता है और कोई एक्शन नहीं होता। इसके ट्रिक शब्द कि या अथवा कैधो। जैसे वो लाइन है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। हाँ, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ दिमाग का पूरा दही हो चुका है। समझ ही नहीं आ रहा कि साड़ी के बीच में औरत है या औरत के बीच में साड़ी है। संदेह खत्म ही नहीं हो रहा। अरे वाह, इसे मैं एक मॉडर्न एनालॉजी से समझाता हूँ। हाँ, भ्रांतिमान का मतलब है कि आपने एक नकली घड़ी को असली समझकर तुरंत बाय नाउ पर क्लिक कर दिया और पेमेंट कर दी। एक्शन हो गया। अरे हाँ, ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है। और संदेह का मतलब है कि आप 3 घंटे से फोन घूर रहे हैं और तय ही नहीं कर पा रहे कि ये घड़ी असली है या नकली। आप बस कंफ्यूजन में अटके हैं, कोई खरीदारी नहीं होती। बिल्कुल। भ्रांतिमान में काम हो जाता है, संदेह में दुविधा बनी रहती है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि अलंकारों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा पास करने के लिए विद्वान बनने की जरूरत नहीं, बस एक चतुर जासूस बनना है जो सही कीवर्ड्स पकड़ सके। एकदम सही। अनुप्रास में अक्षर, यमक में जोड़े वाले शब्द, श्लेष में चिपके हुए अर्थ, उपमा में सासी से, रूपक में बिना सासी का हाइफन, और उत्प्रेक्षा में मानो जानो, अतिशयोक्ति में हवा हवाई बातें, और भ्रांतिमान संदेह में एक्शन और पैरालिसिस का फर्क। बिल्कुल, यही तो है मास्टर की। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। हमने इन प्राचीन अलंकारों की बात की, लेकिन क्या आज के पॉप कल्चर, विज्ञापनों और रैप गानों में भी इन्हीं अलंकारों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब जो डबल मीनिंग बातें या पंच लाइन्स आज हम रोजमर्रा में सुनते हैं, क्या वे असल में श्लेष और यमक अलंकार का ही मॉडर्न रूप नहीं है? बिल्कुल है, बस भाषा बदल गई है, लेकिन शब्दों का वो जादुई खेल आज भी वही है। तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए चुनौती है कि अगली बार जब आप अपना फेवरेट गाना सुने, तो उसमें अगला श्लेष या अतिशयोक्त अलंकार ढूंढने की कोशिश जरूर करें। बिल्कुल, क्योंकि साहित्य सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे आसपास बिखरा हुआ है। सही बात है। शुरुआत में हमने कहा था कि भाषा में एक्सरे मशीन काम नहीं करती, लेकिन आज की इस डीप डाइव ने कीवर्ड्स की एक नई एक्सरे मशीन जरूर तैयार कर दी है। इसी के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।